विद रेणु मैम में आपका स्वागत है। मुझे पता है आप सबको भी प्रेरणा मैम से मिलने की बहुत जल्दी है, जो आपको आज क्लास 6 का तंतु से वस्त्र तक पार्ट 2 पढ़ाने वाली है। तो आइए चलते हैं आपकी क्लास में आपकी प्रेरणा मैम के साथ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं अपनी पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा? जी मैम, मैं बताऊं? वेरी गुड, बताओ क्या पढ़ाया था मैंने तुम्हें? मैम, आपने हमें पढ़ाया था रेशों के बारे में कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। शाबाश, और कोई बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ सीमा, बताओ रेशे कितने प्रकार के होते हैं? मैम, रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। शाबाश, वेरी गुड। अब कोई बता सकता है कि प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं? मैम, मैं बताऊं? हाँ, बताओ। मैम, प्राकृतिक रेशों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पादप रेशे, दूसरा जांतव रेशे। वेरी गुड बेटा। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ और भी बताया था क्या? हाँ मैम, आपने हमें ये भी बताया था कि रेशे जब आपस में मिलते हैं तो धागा बनता है और धागों से कपड़े बनते हैं। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। और साथ में मैंने आपको कपास और जूट की खेती के बारे में भी बताया था, याद है? हाँ मैम, याद है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो रेशे हमने प्राप्त किए उनसे धागा कैसे बनाया जाता है, फिर उन धागों से किस प्रकार कपड़ा बनता है। साथ ही साथ मैं आपको कपड़ों के यानी वस्त्रों के इतिहास के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो आइए चलते हैं। क्या बच्चों, कभी आपने धागा खुद से बनाया है? नहीं मैम, हमने तो नहीं बनाया। सबने बनाया है, पर आपको पता नहीं कि यही तो है धागा बनाने की प्रक्रिया। आप सबने अपने घर में दिए की बाती तो जरूर बनाई होगी। दिवाली की पूजा में सभी लोग अपने अपने घरों में दिए के लिए बातियां बनाते हैं। उस बाती बनाने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ी सी रुई लेकर उसको ऐंठते जाते हैं लंबा करके और तब दिए की बाती बनाते हैं। देखिए मैं बताती हूँ किस प्रकार हम रुई से धागा बना सकते हैं। अपने एक हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच थोड़ी सी रुई पकड़िए और दूसरे हाथ से कुछ रुई को चुटकी से पकड़िए और धीरे धीरे रुई को बाहर खींचते हुए रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। इस प्रकार हम इसे 2 भागों में बांट लेंगे। एक भाग ऐसे ही छोड़ देंगे जबकि दूसरे भाग को लगातार ऐंठते रहेंगे। और आप क्या देखते हैं कि जो दूसरा भाग है वो धीरे धीरे ऐंठने पर धागे में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बिना ऐंठे वाले भाग को तोड़ेंगे तो हम देखते हैं ये आसानी से टूट जाते हैं, जबकि जिस भाग को ऐंठकर हमने धागा बना लिया है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। इस प्रकार हम ये समझ जाते हैं कि रेशों की तुलना में धागों को तोड़ना मुश्किल होता है, यानी रेशों की तुलना में धागे मजबूत हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई करने के लिए एक सरल सी मशीन जिसे हस्त तकुआ या तकली कहते हैं, इंग्लिश में जिसे स्पिंडल कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक अन्य मशीन चरखा भी है जो कताई करने में उपयोगी होती है। चरखे को इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील कहा जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1905 में ब्रिटेन की मिलों में बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार किया था और स्वदेशी कपड़े जो चरखे द्वारा हाथ से कते हुए धागों से बनाए जाते थे के वस्त्र के उपयोग पर जोर दिया था। इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है और इस प्रकार उन्होंने चरखे से बने वस्त्रों को
खादी का नाम दिया था। बड़े स्तर पर अगर धागे की कताई करनी हो तो मशीनों की सहायता से की जाती है। कताई के बाद धागों को रील पर लपेटा जाता है और इस क्रिया को रीलिंग कहा जाता है। अब यहाँ तक तो धागा बन गया। आगे बात आती है धागे से कपड़ा कैसे बनता है। तो इसके लिए कई तरीके हैं, लेकिन जो दो प्रमुख विधियां हैं वे हैं बुनाई और बंधाई। तो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार धागों की बुनाई और बंधाई करके उनसे कपड़ा बनाया जाता है। बच्चों, आपने अक्सर मोटे सूती कपड़े, जूट की बोरी, दरी आदि को देखा होगा। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इनमें आपको एक समानता दिखेगी। इसको अगर आप लेंस से देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये सभी खड़े और आड़े धागों की सहायता से बने हैं। अगर चटाइयाँ हैं तो वो खड़े और आड़े पट्टियों की सहायता से बुनी जाती हैं। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ किस प्रकार कुछ कागज की पट्टियों को, खड़ी पट्टियाँ और आड़ी पट्टियों को आपस में बुनकर हम चटाई बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार धागों के दो सेटों को आपस में बुनकर हम कपड़ा बनाते हैं। गाँव में सूती कपड़ों की बुनाई हथकरघा, जिसे हैंडलूम कहा जाता है, की सहायता से की जाती है, जबकि औद्योगिक स्तर पर कपड़ों की बुनाई विद्युत यानी बिजली द्वारा चलाए गए करघों, जिन्हें पावर लूम कहा जाता है, द्वारा की जाती है। अब दूसरी विधि जिसे बंधाई कहते हैं। बच्चों, आप सभी ने अपनी माँ, दादी, बहन, किसी न किसी को स्वेटर बुनते हुए ज़रूर देखा होगा। हाँ मैम, देखा है। एक बार ना मेरी माँ स्वेटर बना रही थी और मेरा छोटा भाई उनका ऊन का गोला लेके भाग गया और माँ का पूरा स्वेटर खुल गया। माँ बहुत गुस्सा हुई, उसके पीछे भागी और उसकी बहुत पिटाई भी हुई। मुझे तो बहुत मज़ा आया तो आप बता सकते हो, जब आपकी माँ स्वेटर बना रही थी तो उसमें कितने धागे थे? मैंने तो एक ही ऊन का गोला देखा और उसी गोले से एक ऊन का धागा निकला था जिससे माँ बना रही थी। जब हम स्वेटर बनाते हैं तो उसमें एक धागे से हम उसको बुनते हैं। दरअसल ये बुनाई नहीं, इसको हम बंधाई कहते हैं। बंधाई हाथों या मशीनों दोनों तरीकों से की जाती है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार बुनाई और बंधाई के द्वारा विभिन्न प्रकार के धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आइए हम आपको वस्त्रों के इतिहास से परिचय कराएं कि किस प्रकार वस्त्र इतने विकसित हो पाए हैं। बच्चों, बहुत पहले जो आदि मानव था वह वस्त्र के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे वस्त्र की ज़रूरत भी नहीं होती थी, क्योंकि प्रारंभिक मनुष्य जो था वो गुफाओं में या उष्ण क्षेत्रों में यानी गर्म क्षेत्रों में रहता था। वहाँ इतनी गर्मी होती थी कि उसे कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ और इंसान ने आग की खोज की, अलग अलग वास स्थानों में जैसे ध्रुवीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय या ठंडे क्षेत्रों में रहने लगा, तो उसे वस्त्रों की ज़रूरत महसूस हुई। उसे ठंड लगती थी तो उसने पेड़ों की पत्तियाँ, छाल, जंतुओं की खाल का प्रयोग अपने शरीर को ढकने के लिए, गर्म रखने के लिए किया। समय बीतने के साथ मनुष्य खेती करने लगा। आद्य भारतवासी जो कृषि करने वाले भारतीय थे, वे रुई से बने कपड़े पहनते थे जो गंगा नदी के पास के क्षेत्रों में उगाई जाती थी। अफ्रीका के नील नदी के किनारे बसे लोग फ्लेक्स की खेती करते थे और वहाँ के लोग वस्त्रों को बनाने के लिए इसी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे। कटाई व सिलाई का ज्ञान ना होने के कारण तब मनुष्य अपने शरीर को बिना सिले ही यूं ही कपड़ों से ढक लिया करता था। लेकिन जब सुई का आविष्कार हुआ तो मनुष्य ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनना शुरू कर दिया। इस प्रकार सिलाई करने से कपड़ों में बहुत विभिन्नता आ गई। तरह तरह के कपड़े वह सिल के पहनने लगा। अगर आप ध्यान दें तो हमारे देश में आज भी कई ऐसे परिधान हैं जो बिना सिले पहने जाते हैं। जैसे महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष
धोती, लुंगी, पगड़ी आदि पहनते हैं, ये सब बिना सिले ही पहने जाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के परिधान के प्रकार और पहनने के तरीके विभिन्न संस्कृतियों की पहचान कराते हैं। वैश्वीकरण के दौर के कारण विभिन्न संस्कृतियां का आपस में मिलान होने लगा है और सभी एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने लगे हैं, जिसका उदाहरण हम अपने देश में भी देख सकते हैं। तो बच्चों, आज आपको आपकी प्रेरणा मैम ने बताया कि किस प्रकार रेशों से धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आपको कपड़े की बुनाई और बनाई के बारे में भी जानकारी दी और कपड़ों के इतिहास के बारे में भी बताया। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।